सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक दो पॉइंट है, मैं इसको अंडरलाइन करवा दे रहा हूँ, आप मतलब देख लीजिएगा जब आप रिवाइज कीजिएगा तो। 36वें चैप्टर का नाम क्या? मिश्रक अध्याय। ठीक है, 36वें चैप्टर का नाम क्या है? ये क्वेश्चन भले आया था कि मिश्रक अध्याय कहाँ पे है, तो चैप्टर आया था क्वेश्चन करके। ये क्वेश्चन आया था मिश्रक अध्याय किस, मतलब कौन से संहिता में आया है? तो सुश्रुत में स्थान में आया था। एक क्वेश्चन ये आप ध्यान रखिएगा, मिश्रक अध्याय सुश्रुत सूत्र स्थान का 36वां चैप्टर है। ठीक है। इसमें क्या है ना, इसमें बहुत सारे लेप लेप के बारे में वर्णन है, तो बहुत ज्यादा इतना डीपली हम नहीं देखेंगे। थोड़ा बहुत पॉइंट अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे अब वात शोफ में कौन सा लेप लगाना है, पित्त शोफ में कौन सा लगाना है, तो बस हल्का हल्का पॉइंट अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे वात शोफ के लिए क्या बोला गया? मातुलुंग और अग्निमंथ, बस इतना अंडरलाइन कर लीजिए। मातुलुंग और अग्निमंथ किसके लिए? वात शोफ के लिए है। पित्त शोफ के लिए क्या है? पित्त शोफ के लिए दुर्वा है। जो भी शीतल वाली चीज है, दुर्वा है, नलमूल है, ये सब है, चंदन है, ये सब देखिए देख के पता चल जाएगा कि हाँ मतलब क्या है ये, पित्त सोप में यूज कर सकते हैं। तो जो पित्त सोप में यूज होगा वो वही आगंतुज में यूज होगा, वही रक्तज में यूज होगा, और वही विषग्न विसर्ज में जो स्रोत होता है उसमें होगा। तो मतलब पित्त वाला ही आगंतुक स्रोत में, रक्त स्रोत में और विषग्न स्रोत में यूज होता है। कौन सा? दुर्वा नलमूल। थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन करेंगे। फिर अजगंधा अश्वगंधा किसके लिए है? श्लेष्मा श्लेष्मा सोप के लिए। फिर लास्ट क्या है? लोदरपत्या अनंता चेति सनिपात, सनिपातज के लिए क्या है? आप बस इसमें लोअर पत्ती अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये हमारा ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, बस अंडर एक लाइन अंडरलाइन कर लीजिए तो आपको श्लोक करके आ जाएगा, तो आपको लगेगा हाँ मातुल अग्निमंथ आया था वातशोभ में, दुर्वा आया था पित्तशोभ में, और फिर अजगंधा अश्वगंधा आया था कफशोध में, और बाकी लोध पथ्या या त्रयोथ ये सब आया था हमारे सन्निपात शोध में। नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा ये वाला। वातिक शोथ में स्निग्ध अम्ल लवण युक्त तथा कुछ गर्म लेप लगाना चाहिए। तो मान लीजिए वातज शोथ है, आपको पता चल रहा है कि वातिक शोथ के लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको कैसा लेप लगाना चाहिए? जो उसका रस होगा कैसा होगा? स्निग्ध होगा, अम्ल और लवण होगा। आपको पता है कि वात का अपोजिट गुण क्या होता है? मधुर, अम्ल, लवण, तो वैसा शोथ। और आपको पता है वात शीत होता है, तो थोड़ा थोड़ा गर्म लेप लगाइए। पैतिक शोथ में क्या करना चाहिए? वैतिक शोथ में दुग्ध के साथ पिसा हुआ तथा शीत लेप लगाना चाहिए। ये सेल्फ अंडरस्टूड है, लेकिन ये वाला पॉइंट अंडरलाइन रखिएगा, दुग्ध के साथ मिक्स करके लेप लगाना है। उसी तरह कफजन्य क्षार, शोथ में क्षार और क्षार और गोमूत्र से मिला हुआ लेप लगाना चाहिए, वो भी गर्म लेप लगाना चाहिए। तो वातिक शोथ में तो आपको लगेगा कि हाँ चलो मधुर अम्ल लवण हो गया और कुछ गर्म हो गया। पैतिक वाला थोड़ा दुग्ध याद रखिएगा, और कफ का क्षार और गोमूत्र से मिला हुआ गर्म लेप लगाना चाहिए। ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा, थोड़ा बहुत ये इंपॉर्टेंट था। फिर आगे जो है, अब बोला गया कि कोई ऐसे सारे ड्रग्स है जो जो स्रोत का पाचन करते हैं, फिर कुछ उसका धारण करते हैं, कुछ रोपण करते हैं। तो इतना हम नहीं देखेंगे, जो अंडरलाइन करवाऊंगा थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। जैसे क्या है? चिरबिल्व अग्निक दंती, ये किसके लिए काम है? धारण के लिए। जो स्रोत होता है उसके धारण के लिए इसका इंपॉर्टेंट होता है। बस अंडरलाइन कर लीजिएगा धारण करके, और चिरबिल्व अग्निक दंती। फिर पीड़न में क्या है? पीड़न के लिए पिच्छिल द्रव्यों का यूज करते हैं पीड़न के लिए। बस इतना अंडरलाइन कर लीजिए। फिर आगे आ गया शोधन कषाय में द्रव्यों में संखनी, अंकोट, मालती, ये सब जाने दीजिए। फिर बहुत सारे शोधन कषाय इसको जाने दीजिए। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। शोधन शोधन बहुत सारा शोधन, इतना सब डुटली आएगा नहीं। बस ये भी ये अंडरलाइन कीजिए कि काशीस वाला जो है वो शोधन में यूज हुआ हुआ है। फिर सिर्फ ये अंडरलाइन कीजिएगा कि धूपन के लिए श्री वेष्टक सर्जरस का यूज करते हैं, व्रण की धूपन के लिए। ठीक है, व्रण धूपनम में कौन है? श्री वेष्टक और सर्जरस। फिर रोपन का मतलब अलग अलग जो हमारा जो व्रण है, जिस किसी में धूपन, कोई व्रण को धूपन करना, रोपण करना, शोधन करना है, तो बहुत सारे कषायों का वर्णन है जो यूज करना, तो इतना डीपली वो पूछेंगे नहीं। ठीक है, बाकी सब स्किप करिए। फिर ये अंडरलाइन कीजिए कि काकोल आदि गण के औषधियों का कल्प वरण रोपण के लिए श्रेष्ठ है। अगर आपसे पूछा जाए कि वरण रोपण के लिए कौन सा गण का द्रव्य श्रेष्ठ है, तो काकली आदि गण का। और उसके साथ साथ काकली आदि गण की औषधियों का द्रव रोपण गृहित सिद्ध करने के लिए उपयुक्त करें। वरण रोपण में बस पता होना चाहिए कि हाँ काकली आदि गण का यूज हुआ है। तो ये वाला अंडरलाइन करके रखिएगा, वरण रोपण में श्रेष्ठ है कौन सा? काकल आदि आदि गण। ये जो गण के द्रव्य है वो भी आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। फिर इसको जाने दीजिए। अंडरलाइन कीजिएगा, जब पुष्प काशी से इसका भी रोपण के लिए यूज किया जाता है, ये भी श्रेष्ठ लिखा हुआ है। ये अंडरलाइन कीजिएगा कि निगरादिगण के वृक्षों की छाल तथा त्रिफला
के अनुसार वृण रोपण के लिए वृण रोपण रजिस्ट्रिया करने चाहिए। मतलब वृण रोपण में न्यायविधि वन यूज करते हैं। बहुत सारा इतना हम नहीं देख पाएंगे, इसलिए हम आप चाहे तो स्किप कर दीजिए इस चैप्टर को। ठीक है, बाकी ये चैप्टर में कुछ है नहीं, बस यही था। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप एक दो जो मैंने अंडरलाइन किया वो एक बार देख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा। बाकी सब जिसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज करना है उसके लिए ठीक है, लेकिन हमारे पेपर में इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछेंगे। ठीक है, 37वां चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसमें से एक दो है जो ध्यान रखना है। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग खोल लीजिएगा, कितने लोग हैं अभी। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग खोल लीजिएगा, जिसका नाम है भूमि प्रविभाग अध्याय। ठीक है, भूमि प्रविभाग अध्याय। अब इसके अनंतर भूमि प्रविभाग नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था। अब इसमें क्या है ना, भूमि जो हमारी जो भूमि होती है उस अब उसमें ना हर एक भूमि में भी, जैसा हम जानते हैं ना कि हर एक द्रव्य पंचभौतिक है, तो ऐसे ही भूमि भी पंचभौतिक है। तो किसी में पृथ्वी गुण प्रधान होगा, किसी में जल गुण प्रधान होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बोला गया है। और कौन सा कब कलेक्ट करना चाहिए ये थोड़ा सा बोला गया है। तो वहीं से क्वेश्चन आता है कि क्षीर को कब लेना है, सार को कब लेना है, कौन से ऋतु में कब लेना है, ये आया। ठीक है, देखते हैं भूमि के बारे में थोड़ा बहुत बोला गया है कि किस प्रकार की भूमि ले लेनी चाहिए। खड्डे, बिल, कंकर, पत्थर, निम्न, उन्नत, बाल्मीक, शमशान, फांसी देने का स्थान, देवता का स्थान तथा बालू से रहित हो, ऊपर ना हो, भंगुर ना हो, जिसमें खोदने पर जल ज्यादा दूर ना निकले, चिकनी हो, दुर्वा घास आदि उगता रहता हो, जो मुलायम हो, स्थिर और समतल हो, जो काले, सफेद और रक्त वर्ण की हो। ये अंडरलाइन कीजिएगा, भूमि कैसी होनी चाहिए, काले, सफेद और रक्त वर्ण की होनी चाहिए। उसकी औषधि को खाने के लिए परीक्षा करनी चाहिए। मतलब जो भूमि का कलर भी बोला गया, तो कौन सा कलर होना चाहिए, काला हो या व्हाइट हो, ब्लैक एंड व्हाइट या रक्तवर्ण की होनी चाहिए। फिर उपयुक्त लक्षण वाली भूमि में उत्पन्न हुई औसत भी कृमि के द्वारा नहीं खाई। अब आपने भूमि तो देख लिया है, फिर आपको देखना क्या है, जो औसत है उसको कृमि तो नहीं खाया। फिर विष, शस्त्र, धूप, वायु, अग्नि, जल तथा अन्य बाधाओं से और रास्ते में होने से नष्ट नहीं हुई हो, तथा उत्तम एक रस से युक्त हो। उत्तम एक रस से युक्त हो, पुष्ट हो, जिसकी जड़ भूमि में गहराई तक गई हुई हो। ऐसी औसत को उत्तर की ओर बैठकर कैसे ग्रहण करना, उत्तर की ओर बैठ के। अगर आपको भूमि पे अगर आपका एक वृक्ष है या फिर मान लीजिए औसत है, तो आपको किस साइड से ग्रहण करना, उत्तर की ओर करके बैठ के ग्रहण करना है, ये ध्यान तो रखिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है सर, एक बार चैप्टर नंबर बता चैप्टर दीजिए, श्लोक नंबर नंबर। ये है आपका 37। 37 है श्लोक नंबर। अभी स्टार्ट ही हुआ है। अच्छा, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ। 37 का पहला श्लोक देखा था, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार की भूमि हमें देखनी है। तो भूमि में बस मैंने ये अंडरलाइन किया है कि जो भूमि का आप कलर देखिएगा, तो काले, सफेद और रक्त वर्ण की होनी चाहिए। अब भूमि में क्या है, औसत जो उगा हो उसमें क्या है कि वो मतलब आपको कलेक्ट करना है, तो कैसे ऐसी औसत को आप उत्तर की दिशा की ओर बैठकर ही ग्रहण करें। तो ये 2 पॉइंट देखा मैंने इस चैप्टर। फेस उत्तर की तरफ रहना चाहिए, चेहरा उत्तर की तरफ रहना चाहिए सर, है हाँ ना? आप, हाँ हाँ, ये लिखा है ना, उत्तर की ओर बैठकर, आपको उत्तर की ओर बैठना है ना। फिर विशेष अब क्या करा है ना, ये जो मिट्टी है, जो भी भूमि है, उसमें ना पृथ्वी का गुण क्या होगा, जल का गुण क्या होगा, ये बहुत सारे डिटेल है, तो इतना हम नहीं देखेंगे, थोड़ा बहुत देखते हैं कि विशेष रूप से मान लीजिए जो पत्थर वाली हो, स्थिर हो, भारी हो, श्याम हो अथवा काले रंग की हो, बड़े बड़े पेड़ तथा घास वाली भूमि अपने पार्थिव गुणों से युक्त होती है। मान लीजिए कि मतलब भूमि हम देख रहे हैं, वहां पे देख रहे हैं कि पत्थर ज्यादा है, स्थिर है, श्याम कलर का है, काले रंग का है, तो समझ जाइए कि उसमें क्या है, कौन सा गुण है, उसमें ज्यादातर पार्थिव गुण है। कोई माइक किसी का चल रहा है क्या? ठीक है, तो हर एक का वैसे ही लिखा हुआ है कि पार्थिव गुण वाली मिट्टी का क्या गुण होगा। फिर उसी तरह हमारा जो जल वाला गुण है, जैसे जल वाला क्या, जिसके चिकनी ठंडी थोड़ी गहराई में खोदने से जल निकल जाए, जिससे मुलायम धान्य और घास पैदा हो, और प्राय केवल कोमल वृक्ष हो और श्वेत वर्ण की मिट्टी हो। तो बस आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैं नहीं मानूंगा कि इसको आप अंडरलाइन, इसको छोड़ दीजिए, ये पॉइंट को छोड़ दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आया है। ठीक है, पांचों पंच भौतिक जो है सबका एक एक गुण बोला गया है, इसको जाने दीजिए। आगे वाला जो है इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या गया, आप क्या कह रहे हैं ना कि कौन से ऋतु में जो भी हम औसत ग्रहण कर रहे हैं उसका कौन सा पार्ट ग्रहण करना, वो है। ये चरक में भी है, सुश्रुत में भी है। चरक वाला आपको मिला है कि नहीं कहीं पे भी? नहीं, वो तो सर चिकित्सा में है, सच्ची योनि फर्क, योनि व्यापक किसमें? में है लास्ट में।
योनि। जीवनी, वहां पे चलो चिकित्सा में आपको मिला होगा, वैसे ही यहाँ सुश्रुत का है, तो दोनों का कंपैरेटिव पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले हम देखते हैं सुश्रुत का। तो सुश्रुत ने क्या बोला है कि जो प्राविट ऋतु है ना, प्राविट ऋतु में, प्राविट में मूल, आप एक जगह लिख लीजिए, ये प्राविट में ना मूल को ग्रहण करना चाहिए। प्राविट ऋतु करके आप ले लीजिए मूल। अगर मान लीजिए आपको कोई प्लांट का औषध का यूज करना है, जो जिसका मूल आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि मूल वाला इसका पार्ट यूज करते हैं, जैसे दंती का मूल होता है, तो उसको आप प्राइवेट ऋतु में उसको कलेक्ट कीजिए। फिर आगे क्या है, फिर वर्षा, वर्षा ऋतु में क्या बोला गया, वर्षा ऋतु में आप कलेक्ट कीजिए पत्र। वर्षा में क्या है, पत्र। फिर क्या है, शरद, शरद में आप याद, शरद में आप क्या निकालिए, शरद में त्वक निकालिए। शरद, शरद को शरद लिख सकते हैं ना, शरद, तो त अंतिम हो रहा था त्वक। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, शरद के बाद क्या है, हेमंत। हेमंत में क्या है, हेमंत में क्षीर, मतलब दूध। अगर मान लीजिए आपको किसी प्लांट का क्षीर कलेक्ट करना है, तो आपको किस ऋतु में लेना चाहिए, हेमंत में। हेमंत में क्या लिखिएगा, क्षीर। और वसंत में क्या कलेक्ट करना है, वसंत में आपको कलेक्ट करना है क्षार, सॉरी, वसंत में आपको करना है सार। फिर लास्ट क्या है, ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु में आपको कलेक्ट क्या करना है, ग्रीष्म में, मैं फिर से बोल दूंगा आप, ग्रीष्म ऋतु में आपको क्या करना है, फल। ठीक है, तो ये 6 ऋतु हैं, और हर एक ऋतु में क्या क्या कलेक्ट करना वो बताया गया। प्राइवेट में आप लिखिएगा मूल, फिर वर्षा में पत्र, शरद में त्वग, हेमंत में क्षीर, वसंत में सार, और ग्रीष्म में फल। लिख रहे हैं आप लोग कि बुक्स अंडरलाइन कर जी लीजिएगा। जी सर, बुक में अंडरलाइन कर लिया सर। ठीक है, दिख ही नहीं रहा, तो फिर दिख भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही हिंदी में लिखा हुआ है कि आचार्य कहते हैं कि प्राइवेट में जड़े मतलब मूल, वर्षा ऋतु में क्या करना, पत्र, शरद ऋतु में छाल, ठीक है, त्वक जिसको कहते हैं, हेमंत ऋतु में दूध, वसंत ऋतु में सार, और ग्रीष्म ऋतु में फलों का ग्रहण करना चाहिए। आप इसको देखने से पहले आप चरक का भी देखेंगे निकाल कर, ठीक है। किंतु अब कह रहे हैं कि किंतु ये मत ठीक नहीं है, क्योंकि जगत सौम्य में है तथा आग्नेय होता है, इस लेकिन फिर भी आप ये याद करिएगा, यहाँ पे बोला कि ठीक नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आगे क्या कह रहा है कि सौम्य, सौम्य बोला गया है कि सौम्य तथा आग्नेय होता है, इसलिए सौम्य औषधियों को सौम्य ऋतुओं में तथा अग्नि प्रधान औषधियों को अग्नि ऋतु में ग्रहण करना चाहिए। तो ये सब चीजें ये चीजें से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना कि इसमें क्या क्या कलेक्ट करना है। फिर आगे देखते हैं, आगे है कि पृथ्वी और जल गुण विश्व। ठीक है, अब बोला गया कि मान लीजिए कि ना आपको विरेचन के लिए अगर औषध लेना है, तो वो जो मिट्टी होनी चाहिए वो कौन से पंच महाभूत प्रधान होना चाहिए। तो विरेचन के लिए बोला गया, विरेचन के लिए आप ध्यान करिए, अगर विरेचन औषधि को कलेक्ट करना है, तो भूमि का गुण कौन सा होना चाहिए, पृथ्वी और जल गुण होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वमन के लिए औषधि कलेक्ट करना है, तो आपको जो भूमि होनी चाहिए, कैसे गुण प्रधान होना चाहिए, आकाश, वायु और अग्नि। मतलब आप जानते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 भौतिक है। तो ये जो 3 है स्टार्टिंग वाला है, इसका जो यूज हो रहा है किसके लिए हो रहा है, वमन के लिए। वमन, वमन के लिए जो औषधि यूज कर रहे हो, फर्स्ट, टू, सेकंड, थर्ड। और जो 4, 5 है, मतलब जल और पृथ्वी, इसका किस में यूज हो रहा है, विरेचन के लिए। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि पृथ्वी और जल कुल भूइष्ठ भूमि में उत्पन्न हुई विरेचन औषधियों का ग्रहण करना चाहिए। अग्नि, आकाश तथा वायु गुण भूइष्ठ भूमि में उत्पन्न हुई वामक औषधियों का संचय करना चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पे खत्म हुआ। फिर क्या करा, उभय गुण भूइष्ठ भूमि में उत्पन्न हुए उभय गुण अर्थात वमन और विरेचन कर्म करने को संचय करना चाहिए। इसको जान लीजिए, ये अंडरलाइन कर लीजिए। आकाश गुण भूइष्ठ भूमि में उत्पन्न हुई संस्मरण करने वाले औषधियों का संचय करना चाहिए। मान लीजिए कि आपको किसी को संस्मरण कराना, मतलब कि नॉर्मल मेडिसिन देनी है संस्मरण के लिए, तो वो भूमि कौन से गुण प्रधान होने चाहिए, आकाश गुण की प्रधानता होनी चाहिए। इसी प्रकार की भूमि से और उचित समय से संचित की भूमि अपने अपने गुण से। तो इसमें आपको 3 पॉइंट अंडरलाइन करना था। वमन के लिए क्या हो गया, वमन के लिए आकाश, वायु, अग्नि जो होनी चाहिए, भूमि में गुण होने चाहिए, और विरेचन के लिए पृथ्वी और जल गुण होना चाहिए।
और फिर आपको संस्मरण के लिए यूज करना है तो फिर उसमें आकाश गुण भूयिष्ठ भूमि होनी चाहिए। आकाश गुण भूयिष्ठ भूमि का मतलब हुआ कि उसमें आकाश गुण प्रधान होना चाहिए। फिर सर्व प्रकार, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सभी प्रकार के, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट था, श्लोक नहीं मतलब पता है होना चाहिए। सभी प्रकार के औसत क्या होना चाहिए, नूतन लेना चाहिए, लेकिन किंतु ये वाला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, किंतु शहद दूध घृत और गुड़ पिपली और वायु बिडंग इन्हें सदा पुराने होने पर ही ग्रहण करें। तो 5 ऐसे ड्रग है यहाँ पे बताए गए जिनको हमें ऐसा पुराना लेना है। देखिए, शहद है, घृत है और गुड़ है, पिपली और वाई बिडक, ये पांचों आप बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा द्रव्य पुराने लेने चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है शहद घृत गुड़ पिपली और वाई बिडंग। याद रहेगा ना, शहद घृत गुड़, आपको पता है मधु और घृत एक साथ आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा मधु घृत एक साथ है। फिर गुड़ को आप अलग से याद कर लीजिए, पिपली और वायु बिडंग, ये तीनों ऐसे मतलब ऐसे याद रखिए कि बिल्कुल एग्जाम में आते हैं यहाँ से। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्षीर युक्त अथवा रस युक्त होने पर भी सर्व औषधियां वीरवती होती है, उनके संपत्ति युक्त न होने पर या ना मिले 1 वर्ष के भीतर ही करना चाहिए। अब कह रहा है कि मतलब कि जो भी ड्रग्स हो रहे हैं ना, मतलब तो उनको कैसे ग्रहण करना है, 1 वर्ष के भीतर ही ग्रहण करना चाहिए। इसको भी ये मतलब कोई ऐसे ही पॉइंट आ गया, ये ऐसा पूछा नहीं गया कभी, इसको जान दीजिए। फिर आगे हटाते हैं, आगे देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट था ये था, एक तो ऋतु वाला था, और एक पुराना कौन सा होना चाहिए, और भ्रमण विरेचन वाला। बाकी इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। साधारणतया 16वां श्लोक, साधारणतया जो द्रव्य विकृत गंध से युक्त ना हो तथा जिसके मधुर आदि रसों में विकार उत्पन्न ना हुआ, तो द्रव्य चाहे नया हो या पुराना हो, उसे ग्राह्य की समझना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही है। यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, युवा अवस्था वाले जंगम पशुओं का रस, जो युवा अवस्था जंगम पशु है, मतलब जो जो युवा जो जंगम पशु आप कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि अगर उसका क्या करना है, रक्त रोम और नख आदि ग्रहण करने चाहिए। मतलब युवा वाले के ही, बूढ़े जो जानवर होते हैं, उनका रक्त रोम और नख ग्रहण नहीं करना चाहिए, तथा उन्हीं के आहार के जीर्ण हो जाने पर दूध मूत्र और मल औसत ग्रहण करना चाहिए। ये अंडरलाइन कीजिए श्लोक को। ये लास्ट श्लोक था इस चैप्टर का। ठीक है, तो आपको मान लीजिए कि रक्त रोम और नख ग्रहण करना है किसी भी जानवर का, तो आप ध्यान रखिए कि वो जो जानवर होना चाहिए वो युवा अवस्था में होना चाहिए। और वही अगर उसी जानवर से आपको क्या करना है कि उसका आहार अगर उसी जानवर से आपको क्या कलेक्ट करना है, दूध कलेक्ट करना है या मूत्र कलेक्ट करना है, तो मल कलेक्ट करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो उसका आहार वार पच गया हो। ऐसा नहीं कि आपने खिलाया और उसके बाद उसने जो भी दूध निकाला उसको आप ग्रहण कीजिए, नहीं, उसका आराम से आहार खिलाने के बाद पच जाए, उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा ये दूसरा चैप्टर था, 37 चैप्टर, इसका नाम था भूमि प्रविभाग अध्याय। कुछ डाउट है किसी को? देखिए तेजी से भाग रहे हैं क्योंकि चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बस मैं बताते जा रहा हूँ सबका। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है 38 चैप्टर, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका नाम क्या है, द्रव्य संग्रहणी अध्याय। जैसे हमने चरक में देखा था ना, 50 कषाय, 50 महाकषायों का वर्णन किया था, वैसे ही ना ये द्रव्य संग्रहणीय में गण का वर्णन है। गण यहाँ पे, जैसे चरक ने महाकषाय का वर्णन किया, उसी तरह सुश्रुत ने गण का वर्णन किया है। जैसे विदारी गंधादि गण, अरगवद आदि गण, बहुत सारे गणों का वर्णन किया है। तो क्या सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या सारे गण के द्रव्य याद करने हैं? तो नहीं, कोई भी याद नहीं करना, बस आपको नाम पता होने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत इसके यूजेस कि किस में यूज किया गया है। तो जो भी गण आएगा, मैं गण के द्रव्यों को नाम नहीं बताऊं, द्रव्यों को नाम नहीं गिनाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे हमारा है लघु पंचमूल बृहद पंचमूल, तो ये इसी में आएगा भी, तो उसके द्रव्य में उसमें कितने 5 5 द्रव्य वो याद रखेंगे, बाकी सबका याद नहीं रखना है। ठीक है, और किसका क्या यूज है वो पूछा गया है। तो जैसे चरक ने कितने महाकषाय बताए, 50 बताए ना, उसी तरह द्रव्यों को 37 गण होते हैं, ये किसमें आया है, सुश्रुत में आया है। तो 38वां चैप्टर में 37 गण का वर्णन है, यह ध्यान रखिएगा कि सुश्रुत ने कितने गण का वर्णन किया है, 37 गण का वर्णन किया है। और कब है, कहाँ पे है, 38वें चैप्टर में। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 37वां चैप्टर था और 38 गण थे, तो आप 38 38 तो लिखा हुआ है ही, 37 गण बगल में लिख लीजिएगा। ठीक है,
तो हर एक गण के बारे में देखते हैं। गण पहला क्या है, विदारी गंधादि गण। तो इसमें बहुत सारी द्रव्य है, विदारी विदारी, तो हम कोई सा द्रव्य याद नहीं रखेंगे, बस नाम रखेंगे याद कि विदारी गंधादि पहला गण है। पहला कौन सा गण है, विदारी गंधादि। यहाँ पे पहला लिख लीजिएगा कि पहले गण का नाम क्या है, विदारी गंधादि गण। उसमें बहुत सारे द्रव्य हैं, कितने द्रव्य हैं, क्या क्या है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। बस इसका अंडरलाइन क्या करेंगे, इसका यूज जैसे क्या है। तो जैसे विदारी गंधादि उदीर गण पित्त अनिल पह, तो इसमें आप पित्त अनिल पह अंडरलाइन कर लीजिएगा। शोष गुल्म अंगमर्द ऊर्ध्व श्वास काश विनाशन, इसमें अंडरलाइन कीजिएगा ऊर्ध्व श्वास काश विनाशन। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि ऊर्ध्व श्वास काश विनाशन किस गण के लिए आया है, तो वो है विदारी गंधादि गण के लिए। इसमें सी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्व ऊर्ध्व श्वास काश विनाशन, आपको थोड़ा सा हिंट याद रखना है कि जैसे सब में श्वास आएगा काश आएगा, बट यहाँ पे ना ऊर्ध्व श्वास आया है। तो ये आप इसको हाईलाइट कर लेंगे कि ऊर्ध्व श्वास काश विनाशन जहाँ पे आया है वो क्या है, विदारी गंधादि गण। ठीक है, तो ये पहला हमारा गण था विदारी गंधादि गण, जिसमें क्या बोला गया, ऊर्ध्व श्वास काश विनाशन। ठीक है, दूसरा है, तो हम सब गण में वैसे ही देखेंगे पॉइंट कि पित्त अनिलपह ऊर्ध्व श्वास काश विनाशन किसके लिए है, तो विदारी गंधादि गण के लिए। दूसरा क्या है, आरग वदादि गण। ये कौन सा, आरग वदादि गण। तो आरग वदादि गण के लिए जैसे ये क्या था, पहला क्या था, पित्त अनिल पह, मतलब पित्त और अनिल को नाश करता है। उसी तरह आग्रवादी क्या, श्लेष्म विष पह। इसमें आप अंडरलाइन क्या करेंगे, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। श्लेष में विश्वास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको जिसमें टिक मारा हूँ आप टिक मार लीजिएगा, आप ही की इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें क्या है, पेन का आर्गवादी कलर कर दीजिए, क्या, पेन का कलर जो है चेंज कर दीजिए, पता नहीं चल रहा है ब्लैक ब्लैक ठीक है उसमें। ठीक है। तो दूसरा हमारा गण है आरग वदादी गण। इसको क्या बोला गया, श्लेष्म विष पहा। श्लेष्म विष पहा मतलब कि कफ और विष को नाश करता है। तथा मेह कुष्ठ ज्वर कृमि वमी कंडुअग्न व्रण शोधन, तो इसमें आप अंडरलाइन कर लीजिएगा व्रण शोधन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है व्रण शोधन। फिर ये हमारा दूसरा गण था, दूसरा गण उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तीसरा हमारा है वरुणादि गण। वरुणादि गण के लिए इंपॉर्टेंट है ये गण। वरुणादि गण क्या है, कफ मेदो निवारण। कफ और जो फैट है, तो कफ आप ऐसे याद कीजिएगा, जो वरुण है ना वो मोटा आदमी था, वरुण तो आदमी मोटा था, उसमें कफ मेद घटाने के वरुणादिगण का यूज किया गया है। कफो मेदो निवारण किसके लिए, वरुणादिगण के लिए है। विनहंती सिर गुल अभ्यांतर विधि, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, अभ्यांतर विधित्री। देखिए विधित्री भी दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और अभ्यांतर। तो वरुण अंकल को क्या था, कफ में मोटे थे और उनको ना अभ्यांतर विधित्री थी, ऐसे मैंने याद किया था वरुण। तो कफो मेदो निवारण अभ्यांतर विधित्री। जैसे ऊर्ध ऊर्ध्व श्वास काश विनाशन कौन सा था, ऊर्ध्व जो हमारा हिंट था किसके लिए, विदारी गंधादि के लिए। यहाँ पे अभ्यांतर हिंट किसके लिए, वरुण आदि के लिए है। फिर क्या है, चौथा है हमारा वीर तरुवादीगण। तो वीर तरुवादीगण के लिए क्या है, वीर तरुवादीगण वात विकारनुत, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा चारों, अश्मरी सरकरा मूत्रकृच और अगाहत रुजापर। तो इसको यहाँ पे लिख लिया, अश्मरी ए सरकरा मूत्रकृच ए एस ए और उपघात। क्यों बता रहा, ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ कि ऐसा ही एक श्लोक आगे भी आएगा सेम, वहां पे बस चेंज हो जाएगा। तो वीर तरुवादी क्या है, अश्मरी सरकरा मूत्रकृच और उपघात रुजापहा। ASMU लिख लीजिए आप यहाँ पे, ताकि आपको आगे भी एक ऐसा ही श्लोक मिलेगा, तो वहां पे वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। ASMU किसके लिए, वीर तौरवादीगण के लिए, अश्मरी सरकरा मूत्रकृष और उपघात रुजापहा, उपघात रुजापहा। ये हमारा हो गया चौथा गण, वीर तौरवादी गण। फिर पांचवा गण क्या है, सालसरादी गण। सालसरादी गण के लिए क्या है, सालसरादी गण के लिए है, सालसार आदिगण के लिए है कफ मेदो विशोषण। जैसे आया था कफ मेद निवारण आया था, तो कफो मेद विशोषण किसके लिए, सालसरादी के लिए। कफो मेदो निवारण किसके लिए था, निवारण किसका हो रहा था, वरुण अंकल का। और सालसरादिगण क्या कर रहा है, कफ मेद को सुखा रहा है, शोषण कर रहा है। देखिए एक ही चीज अलग अलग है। अगर कफ मेदो निवारण आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें वरुण आदि गण जाएगा, लेकिन कफो मेदो विशेषण आएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, सालसरादी। आप चाहे तो एक जगह पॉइंट बना के लिख सकते हैं ऐसे ही, कफो मेदो निवारण, कफो मेदो निवारण के सामने लिखिएगा। तो मैं तो ऐसे ही लिखता था, कफो मेदो निवारण के सामने लिख दिया वरुणादि, और कफ मेदो विशोषण के सामने लिख दिया सालसरादि, क्योंकि जब रिवाइज करेंगे तो ये पॉइंट हमको ध्यान रहेगा। फिर क्या है, लोदरादि गण, ये हमारा पांचवा हो गया हमारा
सहस्रादि, और इसका मैंने अंडरलाइन करा है कफ मेदो विशोषण। छठा क्या है, लोदरादिगण। अब छठा क्या है, लोदरादिगण, तो लोदरादिगण में क्या अंडरलाइन करेंगे, लोदरादिगण में इसमें मेद कफ, और देखिए इसमें कफ मेद नहीं है, इसमें मेद पहले आ गया फिर कफ हो गया, इसको जाने दीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है योनि दोषहरम, योनि दोषहर व्रण्य। आपको पता है लोदर का यूज क्या करते हैं, स्किन डिसऑर्डर में करते हैं, तो व्रण विष नाशन, तो इसमें से आप अंडरलाइन योनि दोषहर कर लीजिए बस, योनि दोषहर। व्रण आपको पता ही है लोदर का यूज करते हैं विष नाशन। फिर आया है अर्क आदिगण, ये हमारा सातवां गण है अर्क आदिगण। अर्क आदिगण के लिए देखिए सेम आया, कफो मेदो विशापाहा, जैसे आया था कफो मेदो निवारण, कफो मेदो शोषण, अब आ गया कफो मेदो विशापाहा। तो आप इसमें एक लाइन और अंडरलाइन, एक पॉइंट अंडर मतलब ऐड कर सकते हैं, कफो मेदो विशापाहा किसके लिए आया है, अर्क आदि के लिए आया है, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा लिखा हुआ, इतना जब पॉइंट आप लिख के अलग कीजिएगा ना, छाट के अलग कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि बस बहुत हल्का था ये तो। फिर आगे है सूरस आदिगण, सूरस किसको कहते हैं, तुलसी को सर कहते हैं। सर कफ मेदो पासा अर्क आदि गण के लिए आया है। कफ में तो विशापा है, क्या सामने तो है। जी सर, जी जी ठीक। फिर आगे सूरस आदिगण, सूरस किसको कहते हैं, तुलसी को। तुलसी का यूज किस में होता है, देखिए आ गया प्रतिशाय अरुचि श्वास काश, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, सुरसादी में क्रीमी में तो है ही, साथ साथ आपको प्रतिशाय और प्रतिशाय के बीच में अरुचि आ गया श्वास काश में, तो जो भी हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड डिजीज है, प्रतिशाय है श्वास काश है, पर सीक्वेंस आप याद रखिएगा, प्रतिसाई के बाद अरुचि आया फिर श्वासकाश आया, क्योंकि श्वासकाश तो अभी हमने देखा था ऊर्ध्व श्वासकाश लगना किसके लिए था, वो विदारिगण के लिए था। उसी तरह स्वरसादिगण के लिए क्या है, प्रतिसाय अरुचि श्वासकाश गण। फिर आगे है मूषक आदिगण, मूषक आदिगण का यूज कहाँ है, मूषक आदिगण का यूज है मेधोगण शुक्रदोष सर्करा नासक परम, यहाँ पे आप यहाँ अंडरलाइन कीजिएगा सर्करा नासन में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप काट सकते हैं। फिर आए पिपली आदिगण, पिपली आदिगण का यूज क्या है, पिपली आदिगण का यूज है प्रतिसाय अनिल रुचि निहंत्या दीपनो गुल्म शूल अन आम पाचन, आम पाचन अंडरलाइन कर लीजिएगा, पिपली आदिगण का आम पाचन के लिए यूज करते हैं। बाकी क्या क्या ड्रग्स हैं इतना ध्यान नहीं रखिए। फिर क्या है एलादिगण, फिर एलादिगण और वचादिगण, इन दोनों ये दो अलग गुण है। एलादिगण का यूज क्या है, एलादिगण का यूज किया गया है, एलादिगण का एलादि वाद कफो निहंत्या विस्मय च व्रण प्रसाद कंडु पीड़िका कोट विनाशन, तो एलादि का आप याद रखना, कंडु पीड़िका कोट में एलादिगण का यूज करते हैं। फिर दो गण है जो वचादी गण है और हरिद्रादि गण है, इन दोनों का गुण एक ही है, वहां पे नीचे लिखा है, ये उपयुक्त वचादी गुण तथा हरिद्रादि गुण किसमें दिया गया है, स्तन्य विशोधन आम अतिसार नाशन में। आम अतिसार आप ध्यान रखिएगा, इसमें आम अतिसार समन विशेषात दोष पाचन, तो इसमें वचा और हरिद्रा के लिए क्या बोला गया है, आम अतिसार। अभी आगे आएगा दो द्रव आएगा वो कफ अतिसार के लिए, जैसे यह आम अतिसार है वचा और हरिद्रा के लिए, ये अंडरलाइन कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा श्यामक आदिगण, श्यामादिगण, श्यामादिगण को आप जान दीजिए, हाँ इसमें बस ये अंडरलाइन कीजिएगा, श्यामादिगण उदावर्त नाशन, श्यामादिगण का यूज किया गया उदावर्त नाशन। फिर आ गया है 15वां वृहति आदिगण, जिसमें बड़ी कटेरी छोटी कटेरी ये सब है, वृहति आदिगण का यूज आप जाने दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। फिर आ गया है पटोल आदिगण, इसको भी छोड़ दीजिए, बस पटोल आदिगण का, हाँ पटोल आदिगण को बस ध्यान रखिएगा कि हाँ ज्वर में यूज किया गया, ज्वर समन में, ठीक है। फिर काकुली आदिगण, जो हमने देखा था काकुली आदिगण ऊपर में रोपण के लिए था, वही है काकुली आदिगण ये। तो काकुली आदिगण का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसका गुण क्या है, जीवन वृहन वृक्ष, जो जीवनीय गण चरक का है ना वैसा ही है, इसमें सारे ड्रग जीवनीय गण है। आपसे पूछा जाएगा इसको सिमिलरिटी किससे, तो आप इसके बगल में जीवनीय गण लिख सकते हैं चरक का, चरक में जीवनीय गण आया है ना उसी के जैसा ही इसमें है, जीवनीय महाकषाय है ना वैसा ही है, जीवनीय महाकषाय की तरह ही है। तो इसका यूज क्या है, जीवन वृहन आ ही गया जीवन, देखिए ककलीय जीवन वृहन वृस्त तन्य श्लेष्म करस्तता है, तो ये पूरा लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, किसके लिए है, काकली आदिगण के लिए है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। वैसे जीवन से ही बस आप इतना ही अंडरलाइन कीजिएगा तो याद रहेगा आपको। फिर आगे है
उषक आदिगण। उषक आदिगण का क्या है, देखिए आ गया ना, उषक आदिगण आ गया, अस्मरी, शर्करा, मूत्रकीज, गुल्म प्रणाशन। अभी हमने लिखा था ना, किसका लिखा था, वीर तरुवादिगण का लिखा था। इसमें क्या क्या, अस्मरी, शर्करा, मूत्रकीज, वहां पे यू आया था, उदावर उसमें आया था रुजापहा, उसमें क्या आया था, ASMU ना, इसमें आया था उपघात रुजापहा। उसी तरह यहाँ पे उषक आदि में क्या है, उषक आदि में गुल्म प्रनाशन, तो जी लिख लीजिएगा, ऐसे ध्यान रहेगा कि हाँ इसमें सेम, ऑलमोस्ट सेम है। अस्मरी, शर्करा, मूत्रकीज, गुल्म प्रनाशन, वहां पे क्या था, उपघात रुजापहा। उषक आदि, इसका सिमिलरिटी किसके जैसा है, ये किसकी तरह सिमिलरिटी करता है, ये हमारा सिमिलरिटी करता है वीर तरुवादिगण की तरह। आप बगल में लिख लीजिएगा, वीर तरुवादी, और बगल में वहां लिख लीजिएगा ASM, यहाँ पे यू लिख लीजिएगा, यूज मतलब उपघात रुजापहा। थोड़ा बहुत हिंट विंट करके ऐसे ही ध्यान रहता है चीजें, सब ड्रग्स याद नहीं रहेंगे, सबका सब कुछ याद नहीं रहेगा, ABCD का करके जैसे भी आपको तरीके अपनाने वो अपनाइए और याद कीजिए। तो ये हमारा उषक आदि गण हो गया, जो हमारा 18वां गण था। अभी हमको 37 गण देखने हैं, घबराइए नहीं, बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं। फिर क्या है, सारीवादी गण। सारीवादी गण का उसमें किसमें है, रक्त पित्त में है और पित्त ज्वर में है, मतलब पित्तज विकार में है। जैसे आपने देखा होगा स्किन वाले में भी देते हैं, जो स्किन वो भी किसमें, जिसमें मतलब पक्व होता है, जिसमें जख्म वो बनता है, उसमें सारीवा देते हैं। तो क्या है, रक्त पित्त में दे रहे हैं, पित्त ज्वर में दे रहे हैं, विशेषात दाहनाशन। आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा, सारीवादिगण को रक्त पित्त में और पित्त ज्वर में। फिर अंजनादिगण क्या है, रक्त पित्त निवारण, विशेषात अभ्यांतर अभ्यांतर, जिसको कहते हैं ना कि भीतरी दाह हो रहा है, भीतरी दाह हो रहा है, तो अंजनादिगण का यूज करते हैं। देखिए, ये अंजनादिगण रक्त पित्त का नाश, विष का संक्रमण, शरीर के भीतरी दाह का नाश करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, शरीर के भीतरी दाह को नष्ट करने के लिए क्या है, अंजनादिगण। फिर परुषक 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 आदिगण। तो परुषक आदिगण में एक द्रव है, त्रिफला आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, परुषक आदिगण में त्रिफला है, और इसका यूज क्या है, अनिल विनाशम, मूत्र दोष, पिपासा, रुचिप्रद। बस आप परुषक में आपको ध्यान रखना, परुषक में रुचि मतलब भूख को बढ़ाता है, रुचि लाता है, परुषक आदि में फालसा वालसा जो इसमें आया हुआ है, इसलिए उसकी वजह से। फिर आया प्रियंगवादी और प्रियंगवादी और अम्बष्टादी। तो ये दोनों का गुण एक जैसा है, जैसे ऊपर आया था वचादी और हरिद्रादी के लिए, वैसे ही आया प्रियंगवादी और अम्बष्टादी के लिए। तो उसके गुण क्या है, उपयुक्त प्रियंगवादी और अम्बष्टादी, अब क्या है ना, पक्व अतिसार के लिए आया हुआ है, जैसे वहां पे आया था आम अतिसार के लिए। तो कौन कौन है, प्रियंगवादी और अम्बष्टादी किसके लिए, पक्व अतिसार के लिए है। और आम अतिसार के लिए क्या था, वचादी और हरिद्रादी। तो आप ये अंडरलाइन कर लेंगे। फिर क्या है, न्योग्रादिगण। तो ये भी अंडरलाइन कीजिएगा। न्यूरादिगण का क्या है, भग्न संधान, एक भग्न साधक कौन है, न्यूरादिगण, इंपॉर्टेंट है। फिर गुडुच्यादिगण। गुडुच्यादिगण किसके लिए आया है, गुडुच्यादिगण के लिए आया है सर्व ज्वर में। गुडुच्यादिगण आपको कहाँ देना, पूरे हर सभी प्रकार के ज्वर में आप दे सकते हैं, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। सर्व ज्वर में क्या है, गुडुच्यादिगण। पित्त ज्वर में क्या था, सारीवादिगण, और सर्व ज्वर में क्या है, गुडुच्यादिगण। फिर उत्पल उत्पल आदिगण। उत्पल आदिगण किसमें बोला गया है, इसको जाने दीजिए उत्पल आदिगण को। फिर मुस्तादिगण। सर एक बार गुड़ के आदिगण का क्या बोले थे अंडरलाइन करने के लिए? गुरुचादिगण का सर्व ज्वर में, सभी प्रकार के ज्वर में गुरुचादिगण का यूज करते हैं। जैसे हमारा सारीवा आया था, सारीवा आया था हमारा किसमें आया था, पित्त ज्वर में, ऊपर आया था सारीवा पित्त ज्वर में। उसी तरह जो हमारा गुरुचादिगण किसमें आया है, सभी प्रकार के ज्वर में। उत्पल आदिगण को जाने दीजिए। उत्पल अगर आपको ध्यान रखना है तो आप देखिए हृदय के रोग में, ठीक है, ये ध्यान रखिए उत्पल आदिगण का हृदय के रोग में। फिर मुस्तादिगण। मुस्तादिगण का क्या है, मुस्तादिगण अंडरलाइन कीजिएगा, मुस्तादिगण को योनि दोष हरम, स्तन्य शोधन और पाचन स्तता, ये ध्यान रखिएगा। योनि दोष में भी, स्तन्य दोष मतलब फीमेल्स के जो डिसऑर्डर है उसमें योनि दोष में, स्तन्य शोधन में मुस्तादिगण का यूज करते हैं। फिर आ गया, अब गण के बाद सीधा आया त्रिफला के बारे में बोला गया, हरित की, आमल की और विविध की, ये क्या त्रिफला कहते हैं। और त्रिफला का जो मेन गुण है, और कहीं से भी आता है कि क्या है, वाथर है, पिथर है, कफर है, क्या है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि यहीं से आता है। त्रिफला क्या है, कफ पित्त अग्नि, एकदम बिल्कुल याद रखेंगे, कफ और पित्त का श्रवण करता है त्रिफला।
मेह कुष्ठ विनाशनी, मतलब मेह प्रमेह और कुष्ठ को विनाशन में यूज करते हैं। आंखों के लिए अच्छा, चक्षुष्या दीपन करता है, और विषम ज्वर नाशनी। देखिए अभी हमने देखा था सर्व ज्वर कौन था, गुडुचि था। विषम ज्वर में क्या है, त्रिफला है, और पित्त ज्वर में क्या था, सारीवा था। तो इसके जो 6 पॉइंट है अंडरलाइन कीजिएगा, कफ पित्त अग्नि, मेह कुष्ठ विनाशनी, चक्षुष्या दीपनी, विषम ज्वर नाशनी। ये किसके लिए आया है, त्रिफला के लिए आया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर आया त्रिकटु के लिए। त्रिकटु में क्या होता है, पिपली, मरीच और शुंठी। ये इसको क्या कहते हैं, त्रिकटु कहते हैं। त्रिकटु का यूज कहाँ है, त्रैष्णम, क्या इसी को त्रैष्णम भी कहते हैं, आपको पता है त्रैष्णम किसको कहते हैं, त्रिकटु को कहते हैं। इनका यूज क्या है, कफ मेद अग्न, मतलब कफ और मेद को घटाने में। आपके पास कोई व्यक्ति आता है, कहता है ना मोटा हो गया हूँ, तो उसमें आप त्रिकटु यूज करके देखिए। फिर यहाँ पे क्या, मेह कुष्ठ त्वक आम्यान, मतलब मेह तो है ही, कुष्ठ भी है। यहाँ पे क्या था, मेह कुष्ठ विनाशनी, मतलब प्रमेह और कुष्ठ को शांत कर रहा था। लेकिन यहाँ पे मेघ कुष्ठ के साथ साथ त्वक, मतलब त्वचा के रोग में भी हमको त्रिकटु का यूज कर सकते हैं। और क्या दीपन तो है। फिर गुल्म पीनस, पीनस अगन्य, मतलब गुल्म पीनस और अल्प अग्नि में भी यूज करते हैं। देखिए गुल्म पीनस और मंदाग्नि को नष्ट करता है। त्रिकटु का भी ध्यान रखेंगे, कफ मेदोग्न, मेह कुष्ठ के साथ क्या आ गया, त्वक आम्यान, मतलब त्वचा के रोगों में दीपन तो करेगा ही करेगा। गुल्म पीनस अगन्य अल्पत, मतलब कम अग्नि, मंद अग्नि में भी यूज करते हैं। तो त्रिकटु को भी आप स्टार्ट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चक्षुष्या किसके लिए आया है? त्रिफला के लिए आया है, त्रिकटु के लिए नहीं आया है। विषम ज्वर नाशनी किसके लिए? त्रिफला के लिए आया है। मेघ कुष्ठ विनाशनी किसके लिए? त्रिफला के लिए। मेघ कुष्ठ त्वक आम्यान किसके लिए? त्रिकटु के लिए। ठीक है। फिर बाकी है आम्लक आदिगन। आम्लक आदिगन में 4 द्रव्य, आंवला है, हरहर है, विविधकी नहीं है केवल, अब पिपली और चित्रक है। इसका यूज क्या है? सर्व ज्वर पहा। इसका भी यूज किसमें, जैसे गुड़ुचुआती है उसी तरह इसमें भी सर्व ज्वर में यूज करते हैं आंवले के आदिगन का। और कफ रोचक नाशन, इसको जान दीजिए। चक्षुष्य अंडरलाइन लीजिएगा आंवले के आदिगन का। आम्लक आदिगन का सर्व ज्वर पहा और चक्षुष्या। फिर यह ये आ गया त्रपुष, त्रपुआदिगन। ये क्या है, इसमें सभी धातु हैं। जो हम रस जो इसके पहले जितने थे ना, ये सब क्या थे, प्लांट्स थे, वृक्ष थे। लेकिन ये सब धातु हैं। धातु के जैसे हमारा रस द्रव्य है, वो सब है इसमें। जैसे क्या ताम्र है, लोहा है, सुवर्ण है, ये सब है। एक यही एक है जो तो एक यही है जिसमें धातु वाले द्रव्य आए हैं। इसका यूज क्या बोला गया है, गर क्रीमी हर, अंडरलाइन कीजिएगा, गर क्रीमी हर में। और हृदय रोग में पांडु में हस्तता। बहुत ज्यादा है, मतलब मैं समझता हूँ, पर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। तरपुषादिगण के लिए क्या है इस इंपॉर्टेंट, ये कि इसमें धातु सभी आए हैं। और ये क्रीमीहर, मतलब गर क्रीमीहर, गर जो गर विष होते हैं उसमें यूज करते हैं। क्रीमी में यूज करते हैं, हृदय रोग पांडु में और प्रमेय में यूज करते हैं। फिर लाक्षादिगण। लाक्षादिगण को जाने दीजिए। लाक्षादिगण में अगर चाहे तो ये अंडरलाइन कीजिए, तुष्ट व्रण विशोधन। अब क्या आ गया, ये हमारा हो गया, हमारा 32 हो गया। अब हमारे पास 5 बचा है। तो 5 में 5 मूल जो है ना, जैसे वृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, वल्ली पंचमूल, तीर्ण पंचमूल और कंटक पंचमूल, ये पांचों पंचमूल है। उसके बारे में वर्णन आया है, वही देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है लघु पंचमूल। तो लघु पंचमूल के द्रव्य, सबके द्रव्य का नाम ध्यान रखेंगे आप यहीं से। त्रिकंटक, वृहति द्वय, मतलब बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, फिर पृथक पर्णी और विदारी गंधा। ये क्या है, ये है हमारा लघु पंचमूल। लघु पंच सब में 5-5 द्रव्य आएंगे। त्रिकंटक, वृहति द्वय 3 हो गया, पृथक पर्णी 4 और विदारी गंधा 5। ये 5 द्रव्य कौन सा है, लघु पंचमूल के द्रव्य है। और इसका यूज क्या है, लघु पंचमूल का यूज क्या है, कषाय तिक्त मधुर। इसका रस क्या है, कषाय भी है, तिक्त भी है, मधुर भी है। कणीय मतलब लघु पंचमूल का। वात वात वातगण पित्त शमन, मतलब वात पित्त का समन करता है। ये लघु बोला किसका समन कर रहा है, वात पित्त का। और वृहन बलवर्धनम, तो यहाँ पे वात पित्त करके आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लघु पंचमूल कौन से दोष का शमन कर रहा है, तो वातागण पित्त शमनम। द्रव्य का नाम याद रखिए, त्रिकंठ, वृत्ति द्वय, पृथक पर्णी, विदारी गंधा। कषाय तिक्त मधुर इसका रस है। और वातागण, पित्तगण और वृहन बलवर्धन, इसको जान लीजिए। फिर क्या है, वृहद पंचमूल। वृहद पंचमूल में वृहद मतलब दीर्घ पंचमूल भी कहते हैं इसको। बिल्व, अग्निमंत, टुंटुक, पाटला, कास्मर्य। बिल्व, अग्निमंत, टुकटुक, पाटला, कास्मर्य, ये क्या है, वृहद पंचमूल के द्रव्य है। और इसका रस क्या है, सतिक्तम, कफ वातग्नम। तो ये क्या है, वात और कफ अग्न, यहाँ पे लिख लीजिएगा। मधुर अनुरस, इसका अनुरस कैसा होता है, मधुर होता है।
ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा हो गया बृहत पांचमूल। इसमें इसमें गुण से ज्यादा इंपॉर्टेंट द्रव्य का नाम है कि पांच में पांच क्या क्या है। फिर ये हमारा दो पंचमूल हो गया। अब तीसरा पंचमूल क्या गया, यही क्या करें, उपयुक्त लघु और महत्मूल के दशमूल कहलाते हैं। जो दशमूल हम यूज करते हैं किसमें, यही लघु और महत पंचमूल जो बृहद पंचमूल मिलकर दशमूल कहलाते हैं, ये लिखा गया है। अब क्या क्या दशमूल का गुण बताया गया, पहले लघु पंचमूल का गुण बताया था, फिर बृहद पंचमूल का, फिर दशमूल का गुण बता दिया। दशमूल का यूज किसमें करते हैं हम, श्वासर मतलब श्वास की बीमारियों में, कफ पित्त अनिल पहा मतलब कि त्रिदोष में, त्रिदोष को खत्म कर रहा है। तो इसको ध्यान रखने की चीजें नहीं है। आम का पाचन में और सर्व जोर विनाशन, ये अंडरलाइन कीजिएगा, सर्व जोर विनाशन है और आम पाचन, चार ही चीज है, श्वासर है, आम पाचन, सर्वजो और त्रिदोष नाशक, ये चारों है दशमूल। दशमूल का दशमूल अभी आप जैसे चिकित्सा अधिकारी बनिएगा तो आपके ना सेंटर्स पे दशमूल ही सबसे ज्यादा द्रव्य मतलब सेल आउट होता है वहां पे। सबसे ज्यादा लोग यही दशमूल आके मांगते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग यही से मान लीजिए आम के पाचन के लिए आ रहे हैं, ज्वर के लिए आ रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए आ रहे हैं, तो आप उसमें बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं दशमूल। फिर आ गया वल्ली पंचमूल के बारे में। वल्ली में क्या है, पांच द्रव्य, विदारी, सारीबा, रजनी, गुडुचि और अजश्रृंगी। तो ये क्या है, वल्ली पंचमूल। वल्ली पंचमूल विदारी, सारीबा, हरिद्रा, हरिद्रा किसको कहते हैं, रजनी को कहते हैं, गुडुचि गिलोय और अजश्रृंगी या मेड श्रृंगी, ये द्रव्य है, इनको वल्ली संज्ञा पंचमूल कहते हैं। और दूसरा क्या है अब इसके बाद है कंटक पंचमूल। कंटक पंचमूल में पांच द्रव्य क्या, कर्मर्द, त्रिकंटक, कशैरिक, शतावरी और गृदनखी। देखिए कंटक पंचमूल में क्या है, कर्मद, त्रिकंटक, कर्मद, त्रिकंटक, कशैरिक, शतावरी और गृदनखी, ये पांच द्रव्य है, ये ध्यान रखिएगा। कंटक पंचमूल, इसमें कांटे निकले होते हैं, इसी के बेस पे कहा गया है। कर्मद, त्रिकंटक, स्तरीयक, कर्मद, त्रिकंटक, सॉरी एक सेकेंड, कर्मद, त्रिकंटक, स्तरेयक, शतावरी और गृदनखा, ये क्या है, कंटक पंचमूल है। अब क्या कर रहा है, वल्ली पंचमूल और कंटक पंचमूल के दोनों का गुण एक जैसा है, इसलिए एक साथ वर्णन कर दिया है कि क्या है, रक्त पित्त है, सोफत्रय मतलब तीनों प्रकार के शोथ को नाश करता है, सर्व प्रकार के मेह को नाश करता है, और शुक्र दोष विनाशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शुक्र दोष विनाशन किसके लिए आया है, तो हमारा है कंटक पंचमूल और वली पंचमूल के लिए। अब इसमें अंडरलाइन कर केवल यही कर सकते हैं, शुक्र दोष विनाशन किसके लिए है, तो कंटक और वल्ली पंचमूल के लिए है। लास्ट पंचमूल क्या है, तृण पंचमूल, कुश काश नल दर्भ कांड, कुश काश नल दर्भ कांडिक्षु, कुश काश नल दर्भ कांडिक्षु, कुश काश, ये इसको क्या कहते हैं, तृण पंचमूल कहते हैं। और इसका यूज किस में करते हैं, मूत्र दोष में करते हैं, रक्तपित्त में करते हैं, क्षीरण, और उसको किस में साथ यूज करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शीर के साथ यूज करते हैं तृण पंचमूल को। ये अंतिम त्रिमूल दूध के साथ, ठीक है ना, आ गया ना। अगर आपसे पूछा जाए कि तीन पंचमूल को किसके साथ यूज करते हैं, तो शीर के साथ यूज करते हैं। उसका द्रव्य क्या है, कुशकाश नल दर कांडेक्षो। फिर उक्त पांच प्रकार के पंचमूलों में से आदि के लघु तथा महत पंचमूल विशेषकर वातनाशक है। देखिए पहले यहाँ पे बोला था वातपित्त है, फिर वात कफ है, लेकिन अब ये वाला पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो पंचमूल में से आदि के लघु मतलब कि जो लघु, और अगर आपसे स्पेशली पूछा जाए लघु और जो बृहद पंचमूल है वातनाशक है, अंतिम वाला जो तृण पंचमूल है वो क्या है, पित्तनाशक है, और वल्ली और कंटक पंचमूल क्या है, वो कफ शामक है। ये भी पॉइंट अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे तो वात पित्त मतलब लघु के लिए वात पित्त बोल दिया, फिर इसके लिए वात कफ बोल दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लघु पंचमूल मतलब क्या नाशक, कौन सा दोष नाशक है, तो आप ऑप्शन देखिएगा क्या क्या ऑप्शन है। अगर वात पित्त भी आ रहा है, वात भी आ रहा है, तो आप मतलब ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन जरूर कुछ होगा कि हाँ ये दोनों है करके, क्योंकि जब वात पित्त नाशक हुआ तो वात नाशक तो होएगा ही। ये हमारा लास्ट श्लोक था इस चैप्टर का। त्रिवाती का अन्य स्थान में वर्णन करेंगे, बस कह दिया। संक्षेप में यहाँ पर उद्गणों का वर्णन किया गया। आगे चिकित्सा स्थान के अध्याय में दोषों के बलावल्कन इसके विस्तार से वर्णन कहेंगे। मतिमान वैद्य उक्त गणों में कहे हुए द्रव्यों से यथाविधि लेप, कषाय, तेल, घृत और पानक आदि योग बनाकर जिस रोग में वर्जित हो वहां पे प्रयोग करें। औषधीय रक्षागण व्यवस्था, शास्त्र की विधि के अनुसार औषधि को खार कर धुआं, वर्षा, वायु और जल इनसे खराब न होने वाले सर्व ऋतुओं में भी अनुकूल मकान में औषध संग्रह करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में, बस गण वाला इंपॉर्टेंट है। आज आप जाके ना तुरंत अभी जाके इस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और इसको आपको कम से कम बहुत 4 से 5 बार रिवाइज कीजिएगा, तभी दिमाग में घुसेगा ये चीजें। हर एक गन में कुछ ना कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, और एक तो क्वेश्चन आया हुआ है।
पंचमूल का भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें पंचमूल में कौन सा द्रव्य है, इसमें कौन सा नहीं है। गुण पे आ जाता है कि लघु पंचमूल का गुण मतलब कौन से दोष में यूज करना है, बृहद पंचमूल का किस में यूज करना है। उसी तरह एक दो जैसे वरुण आदि का क्वेश्चन आया हुआ है, काकलु आदि का क्वेश्चन आया हुआ है, वितरु आदि का आया है, गुरुच आदि का आया हुआ है, त्रिफला का आया हुआ है, त्रिकटु का आया हुआ है। ठीक है।